हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कल के संधि की शुरुआत हमने देखी थी। आपने ध्यान दिया होगा कि संधि का मूल विषय किस तरीके से होता है, कैसे ध्वनियों में परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं स्वर संधि के भेद नंबर 2 की तरफ। विद्यार्थियों, मैं फिर से आपका थोड़ा सा ध्यान इस तरफ दिला दूं कि हम लोग जब काम करेंगे तो जैसे कि स्वर संधि के हमने 5 भेद के नाम लिखे हैं कल। इन 5 भेदों की जो सीक्वेंस है, जो इनका क्रम है, वो हमें हिंदी की स्वर संधि सीखने में बहुत हेल्प करता है, बहुत अधिक सहायता मिलती है। मैं फिर से एक बार आपके सामने नाम लिखता हूँ। आप जानते हैं वैसे, नंबर 1 दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अंतिम अयादि। ये 5 स्वर संधि के भेद हैं, जिसमें से हमने कल एक भेद यानी दीर्घ स्वर संधि को सीखा था, जिसमें हमने संधि करना और संधि विच्छेद करना दोनों बातों की तरफ ध्यान दिया था। विद्यार्थियों, आज हम फिर से आगे बढ़ेंगे और गुण संधि को सीखना आरंभ करेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें कि जो स्वर है हमारे पास में, उन्हें लिखना बहुत अच्छा रहता है। जैसे आ, ई, दीर्घ ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। विद्यार्थियों, इन स्वर वर्णों की जो सीक्वेंस है वो हमारी संधि सीखने में सहायता करती है। ये बात मैं आपको बोल चुका हूँ। देखिएगा, जब हम गुण संधि की बात करते हैं तो हमें एक विशेष बात की तरफ ध्यान देना है कि कल जब हमने दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन किया तो सजातीय स्वर वर्ण सजातीय स्वर के साथ उच्चारण होने से दीर्घ हो गया था। आज हमें यह देखना है कि यदि हम यों कहें कि प्रथम शब्द के अंत में अ अथवा आ स्वर आ जाए और फिर प्रथम शब्द के आ के पश्चात ई से प्रारंभ होने वाला स्वर वर्ण आ जाए सजातीय से, या फिर ऊ स्वर से हो जाए, या फिर री स्वर से हो जाए, ये 3 जोड़े गुण संधि का मुख्य विषय है। और ये जो 4 वर्ण शेष बचते हैं, जो 2 जोड़े हैं, मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको यहीं से याद दिला दूं कि ये वृद्धि संधि के लिए है। अब देखिए कितनी बात आसान हो गई है। यदि प्रथम शब्द के अंत में अ या आ स्वर है और उसके पश्चात में 1, 2 और 3, इन 3 जोड़ों में से कोई भी स्वर आए तो वह गुण संधि का प्रयोग बनेगा। और यदि वृद्धि स्वर संधि में से कोई वर्ण आएगा तो वृद्धि स्वर का प्रयोग बनेगा। हम लोगों ने जब स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान देखा था, तब संयुक्ताक्षर के उच्चारण स्थान की प्रक्रिया को सीखा था। तब हमने ये भी ध्यान दिया था कि किस प्रकार से ए, ऐ और ओ, औ का स्वर जो है 2 भिन्न स्वरों से मिलकर के बना था। मेरे विद्यार्थियों, वहां पर और कुछ नहीं, वहां पर गुण संधि और वृद्धि संधि की प्रक्रिया ही हुई थी। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं इसकी परिभाषा बनाता हूं। यदि अ अथवा आ के साथ ईश्वर या ऊश्वर अथवा रीश्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। ये एक नियम बना है विद्यार्थियों। इस नियम को हम लोग अगर गणितीय सूत्र की प्रक्रिया में रखना चाहें तो भी हमारे लिए बहुत आसान प्रक्रिया होगी। देखिएगा, इसे इस रूप में रख सकते हैं। 3 बातें विशेष करके बनी हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये बात हमें पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, समझने के लिए सहायता करती है, लेकिन सटीक काम और कम समय में करना हो तो इस सूत्र को ध्यान देना चाहिए। जोड़ का निशान हम जब लिखते हैं तो उसके दाएं और बाएं के स्वर देखे जाते हैं। यदि प्रथम शब्द के अंत में अ या आ स्वर हो, यानी ऐसा स्वर जो अ या आ पर समाप्त होता हो, और उसके पश्चात वाला जो वर्ण है वो ई स्वर से होना चाहिए शब्द आरंभ, ये तो एक प्रक्रिया हुई। अगर इस प्रकार की बात बनती है तो इन दोनों में से एक एक स्वर एक साथ उच्चारण होते ही हमारे मुख से इस प्रकार की ध्वनि का उच्चारण होगा। और विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कि ये एक ऐसा स्वर है जिसकी सिरोरेखा पर मात्रा तो नहीं है, पर व्यंजन के साथ आने पर एक मात्रा बनती है। हम इनके उदाहरण भी देखेंगे। इसी तरीके से अ या आ के साथ में ऊ स्वर, ह्रस्व अथवा दीर्घ में से कोई एक स्वर आए तो दोनों का उच्चारण मिलकर के ओ बनता है। इसकी आकृति बहुत ही आसान है पहचानने में,
लोग देख सकते हैं। ये गुण संधि का दूसरा प्रयोग है। अगर तीसरी बात की जाए तो अ या आ स्वर के पश्चात में री स्वर, आप समझ सकते हैं कि ये तीन जोड़े समाप्त हो गए हैं। यहाँ पर भी हमने लिखा है कि अ आ के साथ एक प्रयोग, दूसरा प्रयोग और फिर ये तीसरा प्रयोग। लेकिन इस तीसरे प्रयोग में हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग देखें तो अभी तक दीर्घ स्वर संधि में और गुण संधि के इन दोनों प्रयोगों में देखा जाए तो दो स्वर का एक साथ उच्चारण करने से एक स्वर में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि इधर दोनों में से एक स्वर और इधर से एक स्वर शब्द के अंत और आरंभ में होने से ए बनता है। लेकिन यहाँ जो तीसरी स्थिति है वो अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया बनती है विद्यार्थियों। वो इस तरीके से कि इन दोनों में से तो एक स्वर बना रहेगा। यदि अ है तो अ ही रहेगा और यदि आ है तो वह भी अ में बदल जाएगा और जो री स्वर है वो मेरे विद्यार्थियों र व्यंजन में बदल जाएगा और एक छोटा सा शब्दांश आपके सामने बनता नजर आएगा इस तरीके से अर। ये तीन बातें गुण संधि के लिए महत्वपूर्ण हैं, हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब कोई भी शब्द यदि हमें दिया जाए संधि के लिए तो हमारे लिए संधि करना बहुत ही आसान है। हम सरल से कठिन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हम लोग थोड़ा सा मैटर हटा देते हैं। यदि हम अब इसको ऐसे देखें कि मान लीजिए मुझे एक एग्जाम्पल दिया जाए, सरल से कठिन की तरफ बढ़ सकते हैं, जैसे गण धन ईश। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इस एग्जाम्पल को लेने का भी विशेष कारण यह है कि हमें यहाँ सरल से कठिन की तरफ बढ़ना है। देखें, यदि हम देखें तो इस गण शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो अ स्वर है और इस अ स्वर के पश्चात इधर से दीर्घ ई है। यह शब्द हमने कल भी पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए, ईश, जिसकी मात्रा दीर्घ है। यहीं से शब्दों की शुद्धि हमें हमेशा के लिए ध्यान रखनी चाहिए। दोनों स्वर का एक साथ उच्चारण किया जाए तो विद्यार्थियों हमारा जो ये मुख है ये एक कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनि और एक तालु से उच्चरित होने वाली ध्वनि, दोनों का एक साथ उच्चारण करने से स्वर बन जाएगा ए, जिसकी मात्रा बनेगी इस तरीके से। अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो अ है और ये इधर वाला जो ई स्वर है, दोनों स्वर जब एक के में आ गए तो हमारा आंश स्वर ण के अ के स्थान पर ए बन करके शब्द बन जाएगा गणेश। बहुत आसान प्रक्रिया होती है विद्यार्थियों। हमारी एक बहुत बड़ी भूल रही है कि बचपन से हम कंठस्थ करते रहे। हमें संधि के इन उदाहरणों को कभी कंठस्थ नहीं करना चाहिए। हमें शब्दों के शुद्ध रूप को जरूर ध्यान देना, वरना संधि के कुछ नियम अगर हम प्रयोग कर लेते हैं और इस प्रक्रिया को सीख जाते हैं तो हमेशा चाहे कोई भी शब्द दिया जाए ज्यादा समस्या नहीं रहेगी। अभी हम इधर बढ़ते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक शब्द दे दिया गया है इस तरीके से महाधन उदय। आप सब जानते हैं बचपन से ये भी हमारे रटा हुआ शब्द है। कुछ नए एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। देखिएगा, यहां आ स्वर है और इधर से ऊ स्वर है, दोनों का उच्चारण मिलकर के बन जाएगा ओ और हमारा संधि से नया शब्द बनेगा महोदय। अब जो तीसरी जानकारी है इंपॉर्टेंट है, वहां हम बात करते हैं और यहां भी अपन सरल से कठिन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे सप्तधन ऋषि, ये आप सब लोगों को मालूम है। मैं तीन नए एग्जाम्पल आपके सामने और भी सॉल्व करूंगा, लेकिन ये वे तीन एग्जाम्पल दिए जिनका आंसर हम लगभग जानते होते हैं। देखें, सप्त शब्द देखेंगे तो इसका अंतिम वर्ण स्वर जो है अ और इधर से स्वर है री। यदि दोनों की संधि की जाए तो बन जाएगा अर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर अर बनता है तो त में पहले से अ है, इसका मतलब अ को हटाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास में इसका एक सटीक आइडिया भी है, हम अभी काम करेंगे। अब जब ये री इसके स्थान पर र बन जाएगा और उसके पश्चात वाला वर्ण यदि स्वर सहित है तो मैंने आपको वर्तनी नामक पाठ इसीलिए पढ़ाया था कि वर्तनी नामक पाठ ये कहता है कि जब र स्वर रहित हो तो उसे रैफ में बदल देना चाहिए। देखें, हमारा आंसर इस तरीके से आएगा, सप्त ऋषि। ये आंसर आप सब लोगों ने भी कंप्लीट किया होगा। मैं तीन अच्छे से एग्जाम्पल आपके सामने और सॉल्व करता हूं। देखिएगा विद्यार्थियों, मेरे पास में एग्जाम्पल हैं प्रधन उज्ज्वल। वही शब्द वापस आया है जो पहले दिन हमने पढ़ा था, उज्ज्वल। आगे भी आएगा क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। हम लोगों को ये काफ़ी अशुद्ध दिमाग में रहता है लोगों के, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्र संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन प्र, र का दूसरा प्रयोग संयुक्ताक्षर की दृष्टि से। र में स्वर है अ और इधर से स्वर है उ, तो अ और उ से मिलकर के बनता है ओ। हमारा आंसर बन जाता है प्रोज्ज्वल। ये हमारा आंसर विद्यार्थियों। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मुझे यौं दे दिया जाए इस तरीके से,
प्रधन इक्षा। मैं केवल आपको यह संयुक्ताक्षर सिखाना चाहता हूं कि यदि कभी संयुक्त वर्ण भी आए तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्र में स्वर है अ और अगला शब्द इक्षा ई स्वर से शुरू होता है, तो गुण संधि का पहला प्रयोग बनेगा और ए बनने से आन स्वर बन गया हमारा प्रेक्षा। चलिए अब हम बात करते हैं इस गुण संधि के सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, जिसके लिए मैं आपको दो शब्द का प्रयोग सिखाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए कि मुझे एक एग्जाम्पल दिया गया है शी शी र धन ऋतु। विद्यार्थियों देखिएगा, शिर शब्द का अंतिम वर्ण स्वर अ। मैं तो हमेशा कहता हूं कि संधि की प्रक्रिया को कंप्लीट करने से पहले हमें यह जज करना चाहिए कि यहां है कौन कौन से वर्ण। जैसे यहां आते हैं तो यहां अ है और इधर से री स्वर है। आपको पता चलना चाहिए दोनों वर्ण स्वर है, इसका मतलब संधि स्वर है। लेकिन अ के बाद में सजातीय अ या आ नहीं है, इसका मतलब दीर्घ स्वर संधि भी नहीं है। जब दीर्घ नहीं है तो गुण वृद्धि से आगे बढ़ना चाहिए। इस क्रम से देखें तो ई उ और री, ये तीसरा प्रयोग आता है तो गुण संधि की प्रक्रिया बनती है और हमारा आन स्वर बन जाता है अर। अब देखिएगा, जब अर बनता है और र में पहले से ही अ स्वर है तो हमें अ को हटाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा आन स्वर बन गया शी शी र और इधर से जो री स्वर से बनने वाला र है उसको भी मैंने लिख दिया है स्वर रहित और अंतिम वर्ण ऐसे लिख दिया है शिशिरतु। अब यहां थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो है व्यंजन दो बार क्यों दिख रहे हैं। तो विद्यार्थियों एक बार पहले से है और एक री स्वर से बनने वाला है। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल प्रयोग शी शी र ऋतु हमारे सामने ऐसे आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों एक नए एग्जाम्पल के साथ में। मान लीजिए कि मुझे ऐसा दे दिया जाए ब्रह्मर्षि और कहा जाए कि संधि विच्छेद करो। तो विद्यार्थियों दो बातें बनती है। एक शब्द तो बिल्कुल आसानी से दिख रहा है जैसे सप्तऋषि, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि, तो एक शब्द तो हमारे सामने आ गया है ऋषि। अब ये ऋषि कौन सा है? जो ब्रह्मा से संबंधित है, इस रूप में देखना चाहिए। और ऐसी प्रक्रिया में जब पता चल जाए कि गुण संधि का तीसरा प्रयोग है विद्यार्थियों, तो बहुत सटीक आइडिया, जो ये र होता है इसी को री बना लीजिए और अंतिम वाले वर्ण जोड़ दीजिएगा। आपका आधा काम यहीं से सही हो जाएगा, यानी कि एक शब्द आपको सीधे ही शुद्ध रूप में दिखाई देगा। अब रही हमारे पास में दूसरे शब्द की प्रक्रिया इधर, तो यह शब्द यहां से बन रहा है ब्र ह। अब हमारी दुविधा यह है कि हम म लिखें या मा लिखें, यानी कि अ से बनाएं म व्यंजन या फिर आ से। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म कहते हैं परम ऋषि को, लेकिन परम ईश्वर को। लेकिन हाँ, अगर हम लोग बात करें त्रिदेव की, तो त्रिदेव जिन्हें हम ऋषियों से जोड़ते हैं, जिनका संबंध हम वैदिक युग से बताते हैं या वैदिक के बाद बताते हैं विद्यार्थियों, उसमें ब्रह्म नहीं शब्द बनना चाहिए ब्रह्मा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माँ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास में यहाँ स्वर था आ, लेकिन बन गया है अ। क्यों? क्योंकि अ या आ स्वर होने पर भी गुण संधि के तीसरे प्रयोग में अर बनता है, तो हमें अ लिखना है संधि में। और अगर संधि विच्छेद करें उस समय ध्यान देना है कि वह शब्द अ से बनेगा या आ से बनेगा। चलिए हटाते हैं इसको। विद्यार्थियों ये तो थी गुण संधि। अगर विच्छेद के लिए मुझे दिया जाए थोड़ा सा, तो कैसे उसको कंफर्म करें कि वहां गुण संधि है या नहीं है, इसके लिए मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल और रखता हूं। देखिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल रखा है नेति। अब देखिएगा, नेति, नेति शब्द संस्कृत है, न इति, न यानी नहीं, इतना नहीं। अब ये प्रयोगों में होता है, आप संस्कृत के विद्यार्थी जिसने भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा उसे इस शब्द दिखाई दिया होगा। न इति, इसका एग्जाम्पल आंसर तो मैंने कर दिया आपके सामने। ए स्वर दिखाई दे रहा है गुण संधि का, मैं यहां से अंडरलाइन करता हूं और यहां दो रेखाएं अलग अलग करता हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये गुण संधि से ए बना है तो इधर वाला शब्द न अ या आ से हो सकता है, तो ये बना सीधा अपना नकारात्मक निषेध के लिए न। दूसरा, अगर हम लोग इधर बात करें तो यहां जो शब्द आना चाहिए वो ई से बनना चाहिए। वो ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए शब्द युग में इति और ईति दो शब्द होते हैं। इति यानी समाप्त होता है, वो समाप्त के रूप में ही। अगर मैं यहाँ दीर्घ मात्रा कर दूं तो एक विशेष प्रकार का रोग बन जाता है। उससे बचने के लिए मैंने ये लिख दिया है कि ये इति है, यानी कि अ और ई से मिल करके बना है हमारा ए। विद्यार्थी अगर चार ऑप्शंस दिए जाएं, हमारी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव आता है, और यदि विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान रखता है तो मुझे लगता है कि वह गलती नहीं करेगा यदि पढ़ करके जाता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नया प्रयोग और आपके सामने रखते हैं। देखिएगा कि मुझे इस तरीके से एक एग्जाम्पल दिया गया है, गंगोरमी।
इसका अर्थ होता है गंगा की लहरें, उर्मी। देखिएगा ओ वर्ण आया यहां पर, गंगा। गंगा स्त्रीलिंग शब्द है, आ रहा है। प्रायः हिंदी में स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ भी होता है। कमला, सीता, राधा, गीता, इसी तरीके से गंगा। देखें लता। नेक्स्ट अगली जानकारी में हमारे पास में शब्द बनेगा उर्मी। अब ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ऐसे भी एक एग्जाम्पल हमारे सामने हो सकता है परीक्षा में, गंगाधन उर्मी। कितनी बारीक जानकारी है। अगर इन दोनों शब्दों को देखें तो हमें देखना चाहिए कि ह्रस्व है और ये दीर्घ है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि उर्मी नहीं होता है, उर्मी होता है। इसका मतलब हमारा आंसर नंबर 2 ही सही माना जाएगा। इसे हमें राइट करना चाहिए। ये तो थी विद्यार्थियों अपनी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि से हम आगे बढ़ेंगे, तब हमारे सामने तीसरा स्वर संधि का भेद आएगा, जिसका नाम था वृद्धि स्वर संधि। विद्यार्थियों देखिएगा, वृद्धि स्वर संधि के लिए जब हमने अभी आपके सामने स्वर लिखे थे तो आप देख सकते हैं पीछे जाकर के कि अ और आ के बाद ई, उ और री के पश्चात 4 संयुक्ताक्षर बचते हैं, और यदि उनमें से 2-2 जोड़े अगर हम ले लिए जाएं अलग अलग तो वृद्धि संधि की प्रक्रिया बनती है। मैं पहले सूत्र बनाता हूं। यदि अ या आ के साथ ए अथवा ऐ या फिर ओ अथवा औ स्वर आए तो इनके स्थान पर वृद्धि स्वर ऐ अथवा औ हो जाता है क्रमशः। इसे यहां भी देखना चाहिए, एक प्रक्रिया, इसी तरीके से ये दूसरी प्रक्रिया, ये 2 बातें बनेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि गुण संधि में 3 प्रोसेस है और वृद्धि संधि में 2 प्रोसेस है। देखें सूत्र बनाते हैं अब इसका। देखिएगा, अगर हम कहें कि शब्द के अंत में अ या आ के पश्चात ए अथवा ऐ स्वर, इसी तरीके से अ या आ के पश्चात ओ अथवा औ स्वर। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही संयुक्त स्वर, इधर वाले भी दोनों ही संयुक्त स्वर, लेकिन मैंने स्वर वर्गीकरण में आपको बताया था कि इन 4 संयुक्त में से 2 को वृद्धि माना जाता है, जिसकी मात्राएं शिरोरेखा पर हम 2 लिखते हैं। ये दोनों ही दीर्घ होते हैं, यानी कि कुल मिला के चारों ही संयुक्त हैं, चारों ही दीर्घ है, और लेकिन इन 4 में से 2 ही वृद्धि स्वर है। आप सब जानते हैं ये वृद्धि स्वर है। अगर दोनों में से कोई भी एक स्वर आए तो वृद्धि बनेगा। और कितना अजीब सा दिखाई देता है, जिसकी शिरोरेखा पर 1 मात्रा होती है, व्यंजन के साथ आने पर 2 बन जाती है। ध्यान दें इस बात की तरफ। हाँ, यहाँ काफ़ी आसानी रहती है, वृद्धि स्वर की 2 मात्राएं लिखी हुई है और हमेशा के लिए 2 ही रहती है। चलिए वो एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि मुझे शब्द दे दिया गया है महा, धन, ऐश्वर्य। लो, कौन सा स्वर है? आ के पश्चात अगर ऐ आए, पहले से ही वृद्धि स्वर है और मिल करके भी वृद्धि, और जब वृद्धि स्वर बनेगा तो हमारा आंसर आएगा महेश्वर्य। ये तो थी इसकी पहली। दूसरी प्रक्रिया की स्थिति में आता है, मान लीजिए शब्द लिख दिया मैंने महाधन ओज, तो आप देखेंगे आ के पश्चात ओ आने पर बन जाएगा औ और हमारा आंसर आ जाएगा महौज। अब देखें, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें कि सर गुण संधि में और वृद्धि संधि में अंतर किस बात का हो सकता है, शब्द को पहचानते वक्त की उसमें कौन सी संधि हो रखी है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो एक एक मात्राएं आती है तो गुण संधि की पहचान है, और मान लीजिए ये 2-2 मात्राओं वाला प्रयोग अगर शब्द में दिखाई देता है तो वो वृद्धि संधि की पहचान है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, अब हमें यह सीखना है कि वृद्धि संधि जब आ जाए तो वृद्धि संधि की पहचान और पहचान के बाद उसका विच्छेद कैसे किया जाए। इसके लिए मेरे पास में एक सटीक सा आइडिया है, हम उसको देखते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक शब्द दिया जाए मतैक्य, और कहा जाए कि इसमें से शुद्ध संधि विच्छेद क्रमांक कौन सा है, उसको देखेंगे, और फिर उसके बाद में एक बात करेंगे कि हमने इस आंसर को पता लगाने के लिए विशेष प्रक्रिया का कैसे ध्यान दिया। देखें, आंसर हो सकता है मतधन ऐक्य, मतधन ऐक्य, मताधन ऐक्य या मताधन ऐक्य। ये 4 आंसर हो सकते हैं।
यदि हम लोग देखें तो वैसे तो स्वर तो जिस सूत्र की प्रक्रिया में आने चाहिए चारों ही स्थिति बनती है, लेकिन जब संधि विच्छेद की बात आती है तब हमें विशेष रूप से शब्द की शुद्धि को ध्यान में देना चाहिए। यदि हम शब्द की शुद्धि को ध्यान में नहीं देते हैं तो फिर हम लोगों को कहीं गलत आंसर भरने की गुंजाइश बनी रहती है। देखेंगे मतैक्य का मतलब होता है विचारों की एकता, और विचारों की एकता में विचार का दूसरा पर्यायवाची शब्द होता है मत। अब एक बात समझ में आ गई कि यहां लिखा है मत और यहां भी लिखा है मत, यहां चूंकि आ की मात्रा ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। जैसे ही एक शब्द अशुद्ध बनेगा वो पूरा आंसर हमारी प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। अब हमें 4 में से 2 ऑप्शन हमने काट लिए हैं, तो हमारे पास में शेष बचते हैं 2 और। अब जब 2 बचते हैं तो हमें यह देखना है कि मत के साथ में ऐक्य जुड़ेगा या ऐक्य जुड़ेगा, इस बात का ध्यान देना चाहिए। यानी ऐक्य का मतलब होता है एकता का भाव, एकता का भाव यानी एक होने का विचार। तो मूल शब्द हमारे पास में है एक। अब यदि देखा जाए तो इन दोनों के पीछे यह दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, यह जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है, इस प्रत्यय को जब जब हम किसी शब्द के साथ देखते हैं तो विद्यार्थियों इस शब्द के जिस शब्द के साथ यह प्रत्यय लगेगा उस शब्द के अंतिम वर्ण का तो लोप होगा ही, स्वर वर्ण का, लेकिन उस शब्द के आरंभिक स्वर में वृद्धि हो जाएगी, और जब वृद्धि हो जाएगी तो ये जो ए है वो ऐ बन जाएगा। अब देखिएगा आपका आंसर आया है यह की वजह से ऐक्य, अब जहां यह मिलेगा वही हमारा आंसर है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अब इस स्थिति में हमारा आंसर नंबर 3 हो गया है। आप लोगों को बात समझ में आनी चाहिए। हाँ, अब दूसरी बड़ी जानकारी, अब आप ये कहेंगे कि सर यदि किसी के अंत में यह प्रत्यय तो मैं आपको यह कहूंगा कि यदि यह प्रत्यय नहीं है तो प्रायः उन शब्दों के आरंभिक स्वर में जो है संयुक्ताक्षर का वृद्धि रूप देखने को नहीं मिलता है, पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें वृद्धि रूप भी होता, इस बात को ध्यान देना चाहिए। पर यहां से काफी सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अभ्यास का विषय है। देखें, जैसे यदि मुझे दे दिया जाए वनौषधि, तो हमें सावधान रहना चाहिए। अब वनौषधि का मतलब है ऐसी औषधि जो वन में मिलती है या वन से लाई गई है। देखें, हमने लिखा वन, सीधी सी बात हो गई, जंगल अर्थ बनता है। अब हम लोग देखते हैं तो औषधि इस तरीके से भी हो सकता है लिखा हुआ, और इस तरीके से भी हो सकता है। हाँ, ये एक बड़ी बात है कि इसके अंत में यह प्रत्यय नहीं है। बस मैं यही सिखाना चाहता हूं कि आप लोग ये मान लें कि यह प्रत्यय आएगा तो वृद्धि कर लेंगे, यह नहीं आएगा तो लघु कर देंगे, ये हमारी एक भूल हो सकती है। पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में यह प्रत्यय न होने पर भी उसका आरंभिक स्वर वृद्धि में होता है, जैसे कि औषधि में होता है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा आंसर 1 नंबर न बन करके हमारा आंसर बनेगा 2 नंबर, जिसमें आएगा आंसर वन धन औषधि। देखिएगा अ के साथ यदि औ स्वर आएगा तो औ बनेगा और हमारा संधि युक्त शब्द बन जाएगा वनौषधि। एक ऐसा एग्जाम्पल जो पिछली परीक्षा में आया आपके सामने रखना चाहता हूं। से मान लीजिए कि हमें ऐसे दिया जाए टीका धन ऐत। विद्यार्थियों, परीक्षा में आरपीएससी में यह पूछ लिया गया था कि इसमें सही संधि कीजिए। अब सही संधि कीजिए का क्या मीनिंग था कि हमें यह देखना था कि संधि का नियम लगता है तो संधि का नियम लगाइए, लेकिन संधि और जोड़ने का एक अर्थ यह होता है कि जिस प्रोसेस से वहां पर जुड़ता हो, जिस प्रक्रिया से वहां जोड़ने की बात बनती है, उसको इस्तेमाल कीजिए। अगर हम लोग देखें तो यह ऐत एक प्रत्यय है, और प्रत्यय है तो इसे प्रत्यय के रूप में ही जोड़ के बताना चाहिए, पर यहां पर वृद्धि संधि की प्रक्रिया भी लागू हो रही। देखेंगे जब जब ऐत प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द का आरंभिक स्वर जो है वो दीर्घ से लघु हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो आपका आंसर दीर्घ से लघु हो गया। लेकिन यहां अगर बात करें, अंतिम स्वर का लोप होता है जब प्रत्यय जुड़ते हैं, तो इस बात को ध्यान दें। विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूं, मैं हमेशा इस बात पर काम करता हूं कि पहला चैप्टर दूसरे को सीखने में हेल्प करता है, पहला और दूसरा मिलकर के तीसरे में हेल्प करते हैं, और पहला दूसरा तीसरा मिलकर के चौथे पार्ट को सीखने में हेल्प करते हैं। ये एक साइकिल है जिसमें एक दूसरा चैप्टर एक दूसरे की सहायता करता है। मैं विद्यार्थियों स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि आज किसी को संधि समझ में आ रही तो उसके लिए हमारी पीछे की 5-6 क्लास हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आ स्वर का अगर लोप करके आई जोड़ें तो भी इसी रूप में आंसर आएगा, और मैं यदि संधि की प्रक्रिया इस पर लागू करूं तो भी आ और आई मिलकर के आई ही बनेगा। विद्यार्थियों, जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसका आंसर होना चाहिए
टी कैत। हाँ, सब लोगों के ये बात तो समझ में आ गई कि सर संधि हो गई होगी वृद्धि इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन ये मात्रा कैसे हो गई? तो मैंने इस बात को पहले से स्पष्ट कर दिया है कि ये ऐत जो लिखा गया है ये शब्द न होकर के प्रत्यय के रूप में है, और इस प्रत्यय की वजह से इस शब्द का आरंभिक स्वर लघु हो गया है। ऐसा केवल और केवल हिंदी के प्रत्यय प्रयोग में होता है और किसी भी भाषा में नहीं होता है। हाँ, संस्कृत में देखने को मिलता है। चलिए, अब हम लोग पहुंचे हैं संधि के जो हमारे पास 5 भेद थे उसमें से चौथा भेद बचता है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका नाम है यण स्वर संधि। देखें विद्यार्थियों, अगर हम बात करें तो ये यण जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये अपने आप में ही संस्कृत की तरफ हमें ले जाता है। मैं इसे संस्कृत और हिंदी दोनों ही प्रक्रिया से आपके सामने रखता हूं और मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जितने शब्दों में संधि की प्रक्रिया लागू होती है उसमें सबसे ज्यादा दीर्घ स्वर संधि और यण संधि देखने को मिलती है। देखिएगा, अगर हम बात करें स्वर को देख करके अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, औ। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब हमने समान स्वर जोड़े थे दीर्घ स्वर संधि बनी थी, लेकिन जब अ आ के साथ में ई, उ और री जोड़े थे तो गुण संधि बनी थी। इसी तरीके से अ आ के बाद में ऐ और औ स्वर का प्रयोग किया तब वृद्धि संधि बनी थी। अब हमारे सामने एक समस्या आ गई कि प्रथम शब्द के अंत में अ आ के बाद और कौन सा स्वर लें, तो मैं कहूंगा कि अब प्रथम शब्द के अंत में अ आ के बाद आने वाले स्वर की प्रक्रिया जो है हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें एक परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन यह करना है, जरा ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास में चूंकि 5 में से 2 संधि शेष बची है, तो मैं यह कहता हूं कि जो 4 नंबर संधि है उसके प्रथम शब्द के अंत में इन 3 में से कोई एक स्वर आएगा, और जो 5वीं संधि अयादि बचेगी उसमें प्रथम शब्द के अंत में इन 4 में से कोई एक आएगा। पर इसके साथ वाला कौन सा स्वर होगा, इसको हम समझते हैं नए प्रयोग से। संस्कृत में एक सूत्र होता है, संस्कृत के विद्यार्थी जिन्होंने रेट की तैयारी की उनको भी मालूम होगा और दूसरे लोगों को भी। यदि किसी भी भाषा की कोई भी जानकारी हमें हिंदी सीखने में सहायता करती है और वह बात हमें याद रहने में आसान होती तो हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। देखें, इसका एक सूत्र होता है इको यणचि। यदि इसका हिंदी अर्थ लिखा जाए तो बनेगा इकह वर्णों को यण आदेश, यानी कि जहां जहां इकह वर्ण होंगे वो यण वर्ण में बदल जाएंगे। अब हमें समझना है कि इकह वर्ण कौन से हैं विद्यार्थियों। ईश्वर के दोनों रूप ऊश्वर, रीश्वर और लृश्वर। अब स्पष्ट कर देते हैं कि हम संधि में हैं और संधि हम हिंदी के रूप में पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत का वो ही प्रयोग हमें लेना चाहिए जो हिंदी में चलता है। तो मैं कहूंगा कि लृ का प्रयोग हमारी हिंदी में अब आज चलता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जब ईश्वर उच्चारण की भिन्नता बनेगी और जब यण में बदलेगा तो य और ऊश्वर उसी तरीके से व और रीश्वर से हो जाएगा र। यह एक समानता है, अगर आप ध्यान दें तो समानता यह है विद्यार्थियों। देखिए, हमारे हिंदी में जो अंतस्थ आते हैं उसमें हम लोग लिखते हैं य र ल व, य र ल व, लेकिन यहां लिखा है य व र। ये बात भी हमने वर्णमाला के अध्ययन में की थी आपके सामने। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ई का उच्चारण स्थान तालु, य का उच्चारण स्थान तालु, ऊ स्वर का उच्चारण स्थान ओष्ठ, व स्वर का व्यंजन का उच्चारण स्थान ओष्ठ, इसी तरीके से री स्वर का उच्चारण स्थान मूर्धा और र व्यंजन का उच्चारण स्थान भी मूर्धा। हमें यूं कहना चाहिए कि यण संधि में जो स्वर व्यंजन में बदलेंगे वे अपने स्थान की समानता रखते हैं। इसे ही हमें इकह वर्णों का यण वर्ण में बदलना समझना चाहिए। इस सूत्र को हटाते हैं और हिंदी के नियम की प्रक्रिया को देखते हैं। तो हिंदी का नियम यह बनता है कि यदि शब्दांत ईश्वर अथवा ऊश्वर अथवा रीश्वर आए और इनके पश्चात असमान वर्ण, यानी कि इनके जैसा नहीं आना चाहिए। आप लोगों को मालूम होगा अगर इनके जैसा आएगा तो हम संधि नंबर 1 में पहुंच जाएंगे और 1 नंबर संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि। देखिएगा, तो असमान वर्ण यानी इनसे भिन्न स्वर वर्ण असमान वर्ण आए तो इनके स्थान पर क्रमशः, देखिएगा किनके स्थान पर, 1, 2 और 3, इन तीनों के स्थान पर क्रमशः य व्यंजन हलंत, इंपॉर्टेंट जानकारी,
केवल व्यंजन बनेगा, हलंत लगाना जरूरी है। इसी तरीके से व और तीसरी जानकारी र हो जाता है। यही हमारी यण संधि का नियम हो गया है। देखिए विद्यार्थियों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब हम संधि पढ़ रहे हैं तब दो बातें सीख रहे हैं। हम लोग नियम भी लिख रहे हैं, पूरी प्रक्रिया भी लिख रहे हैं कि कौन कौन सा वर्ण किसके आगे पीछे आना चाहिए, और हम फिर उसे सूत्र के रूप में भी ला रहे हैं, जिसमें जोड़ बाकी गुणा भाग की तरीके से गणितीय प्रक्रिया अपनाएं, उसे सूत्र कहते हैं। देखें, इसको हम सूत्र में बदलने का प्रयास करते हैं। यदि हम यों कहें कि शब्द के जो हैं अंत में ईश्वर आ जाए, फिर इधर भी स्वर आना चाहिए, लेकिन असवर्ण होना चाहिए या असमान होना चाहिए। जो इधर वाला वर्ण है उसके जैसा वर्ण इधर नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो संधि नंबर 1 में पहुंच जाएंगे। यानी हमें यण संधि याद रखने का एक सटीक आइडिया, ई, उ और री के पश्चात इनके जैसा ही स्वर वर्ण आए तो होती है संधि दीर्घ, और इनके साथ यदि इनके समान स्वर आए तो विद्यार्थियों उस स्थान पर हर प्रक्रिया के साथ में यण संधि लागू होती है। देखें, उ स्वर के पश्चात में फिर असवर्ण स्वर आएगा। इसी तरीके से री स्वर के पश्चात में भी स्वर आएगा, लेकिन स्वर इससे असवर्ण होना चाहिए, इसकी जाति का ही नहीं होना। हाँ, स्वर होना चाहिए पर जाति इनकी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। ऐसी प्रक्रिया में ई स्वर तो बदल जाएगा ये व्यंजन में, और यहां जो दूसरा शब्द है जिसका आरंभ किसी स्वर से हो रहा है वो स्वर इस य के साथ में आकर के जुड़ेगा। हम सरल से कठिन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास में एक उपसर्ग है नी। देखो, एक बात बोल दी मैंने, नी उपसर्ग है। अब आप एक बात और समझ में आना चाहिए कि ये उपसर्ग है, क्योंकि मैंने इसके लिए बोला ये उपसर्ग, और कल मैंने 7 उपसर्ग बताए थे, उसमें नी उपसर्ग भी था। यदि मैं इस नी के साथ में एक प्रत्यय ले लूं, ऐसे आए, ध्यान दीजिएगा, तो हमें यह देखना है कि संधि कैसे होगी। हम लोगों को जब आंशवर दिमाग में होता है ना, वही तो हमारी प्रॉब्लम होती है। हम अनुमान लगा लेते हैं और हम ये नहीं देखते हैं कि हमें यह देखना चाहिए कि ये बन कैसे रहा है। देखें, नी इसका अंतिम स्वर है ई, आय का प्रथम स्वर है आ। आप देखेंगे तो ये दोनों आपस में मिलते नहीं है, इसका मतलब दीर्घ स्वर संधि नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग ई और आ का क्रम इधर उधर करें तो हम गुण संधि में जाएंगे, लेकिन ई के पश्चात ई न होने पर सदैव यण संधि होती है, और यण संधि होती है तो ई स्वर हमारा य में बदलता है। देखें, आंशवर तो हमारे सामने ही आ गया है। जब यहां से ईश्वर य में बदल गया तो हमारे पास में बच गया है शेष न व्यंजन, और इधर से जो आय शब्द है उसे हम प्रत्यय शब्द को यहां साथ में ले लेते हैं। अब यदि हम इन सब को जोड़ करके एक करें, यानी कि इन का योग करें, संयोग की प्रक्रिया अपनाएं, तो हमारा शब्द बनेगा न्याय। ये आंसर हमारे सामने आया। 2 नंबर की बात करते हैं। यदि मुझे शब्द दिया जाए इस तरीके से अनु उपसर्ग, और उसके बाद में शब्द दे दिया जाए अय, देखिएगा उ के पश्चात अ, यानी कि असमान स्वर असवर्ण के का प्रयोग हमारे सामने आता है। उ से बनता है व, और व के साथ जुड़ता है स्वर। ये इस प्रक्रिया से अ न स्वर रहित, उ से बना व, और व में आ गया स्वर अ, और अ के आते ही इस व का हलंत यहां से हट गया, आपका आंसर बन गया अन्वय। यदि किसी विद्यार्थी को लगता है कि हमारी गति यहाँ तेज रही है और उसे कुछ समझ में नहीं आया है, तो हम फिर से एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जरा, हमने लिया है एग्जाम्पल ऐसे, सुधन आगत। लो, मैंने लिखा और आपके दिमाग में आंसर आ गया। अब आया कैसे उसको, चलिए इसको छोड़ लेते हैं, कोशिश करते हैं कि इसकी जगह पर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सु के साथ में ले लेते हैं अच्छ। शायद ये आया अभी किसी परीक्षा में, पिछले कुछ दिनों में पूछा गया था ये कि इसमें उपसर्ग कौन सा है। सुधन अच्छ। उ स्वर के पश्चात में अस्वर है, दीर्घ स्वर संधि नहीं होगी, दीर्घ नहीं होगी तो यण होनी चाहिए। तो व्यंजन जो है उसे हमने स्वर रहित किया और उ व्यंजन स्वर से बनाया वह व्यंजन, और इसके साथ में अगले शब्द को जोड़ दिया। हमारा आंसर बन गया है स्वश्च छ। बहुत आसान प्रक्रिया हो गई है जी विद्यार्थियों। इस पूरे पेज को यहाँ से हटाया जाए और तीसरी प्रक्रिया, चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार सूत्र को कंप्लीट करते हैं। यदि री के पश्चात कोई भी स्वर आए जो कि री से मिलता जुलता न हो, यानी कि जो असवर्ण हो, तो री स्वर हमारा र में बदल जाता है और जो इधर वाला जो स्वर है वो साथ में जुड़ जाता है। ये प्रक्रिया हमारे साथ में बनेगी। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं।
मान लीजिए कि मुझे इस तरीके से एक एग्जाम्पल दिया गया, पितृधन आज्ञा। ओके, अब देखिएगा, जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण री स्वर है। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं कि हमें मौखिक रूप से उच्चारण की प्रक्रिया को ठीक ढंग से समझना चाहिए। यानी कि प्रथम शब्द है जिसका अंतिम वर्ण है री स्वर, और इधर वाला जो शब्द है उसका आरंभ हो रहा है आ स्वर से। यण संधि का तीसरा प्रयोग यहां पर लगेगा, और तीसरा प्रयोग लगेगा तो मेरे विद्यार्थियों ये त हो गया स्वर रहित, और ये जो री स्वर है उससे हमने बना लिया र व्यंजन। विद्यार्थियों संधि हो गई है, बस इतना ही हमें काम करना था। और फिर अगले शब्द को हमने पास में लाके लिख दिया, सबकी सिरोरेखा एक कर दी। एक करते ही हमारा संयुक्त व्यंजन बन गया, और संयुक्त व्यंजन बनते ही हमारा आंस्वर आ गया पित्राज्ञा। ये तो एक सरल एग्जाम्पल था, लेकिन परीक्षा में आने वाला वो एक एग्जाम्पल जो बार बार हमें शुद्ध रूप में पूछा जाता है, संधि विच्छेद के लिए पूछा जाता है, संधि करने के लिए पूछा जाता है, संधि का नाम पूछा जाता है, ऐसा इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है उसकी प्रक्रिया को देखते हैं। देखें, मैंने लिखा है आपके सामने पितृधन अनुदेश। यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो स्पेशल एग्जाम्पल है, वैसे इसका अशुद्ध रूप हमारे आम बोलचाल में पित्रानुदेश है। हमें ध्यान देना चाहिए, पित्रानुदेश का प्रयोग लोग बोल करके कर सकते हैं, लेकिन अगर व्याकरण की शुद्धता की बात की जाए और कंपटीशन परीक्षा को क्रैक करने की बात की जाए तो पित्रानुदेश शब्द हमें अंक नहीं देगा, और अगर मान लीजिए ऋणात्मक प्रक्रिया वाली परीक्षा है तो हमारे अंक ले जाएगा। देखें, बात करते हैं। री स्वर के पश्चात में स्वर अ देखेंगे, त हलंत, री से बना र व्यंजन हलंत, और फिर अगला शब्द हो गया अनुदेश। यदि इसको पूरे को एक कर दिया जाए तो त, र और अ। अरे इसीलिए तो आपको वर्णमाला पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था कि संयुक्ताक्षर त्र बनता कैसे है। त्र बनता है त के साथ में र, और र के बाद में स्वर है अ, तो हम लोग सीधे इस त्र के हलंत को हटा देंगे, आंस्वर आ जाएगा पित्रानुदेश। कुछ विद्यार्थी ये सोचते हैं कि यदि पित्रानुदेश बनता है तो फिर ये पित्रानुदेश बोला क्यों जाता है। मैं कहता हूं विद्यार्थियों, इसकी समस्या यह है कि समाज में जब कोई शब्द अशुद्ध उच्चारण में आ जाए और उसकी प्रक्रिया इतनी चल जाए कि हर कोई व्यक्ति उसका प्रयोग करने लग जाए तो फिर वो आम प्रयोग में आ जाता है। इस वजह से उसका गलत प्रयोग हो रहा है। तभी तो हमें पूछा जा रहा है कि इसका सही प्रयोग क्या होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके संधि विच्छेद की प्रक्रिया पर। मान लीजिए कि मुझे शब्द दे दिया गया है मात्रेष्ठा, और कहा जाए कि इसमें आप जो हैं संधि शब्द को ढूंढिए कि किस प्रकार की संधि हुई, भेद को भी ढूंढिए और इसका विच्छेद भी कीजिए। विद्यार्थियों, संधि करने से संधि विच्छेद की प्रक्रिया में हमें सदैव शब्द के अर्थ की तरफ जाना चाहिए। मातृष्ठा का मतलब है मां की इच्छा। लो, आंस्वर तो आ गया है, और मां को संस्कृत में कहते हैं, तत्सम में कहते हैं मातृ, और इच्छा शब्द आपके सामने है। देखें, फिर भी हमारे पास में एक प्रोसेस दिखाई दिया है त्र और ई। हाँ, गुण यण संधि की एक बहुत ही स्पेशल पहचान मैं आपके सामने रखता हूं। अगर हम बात करें कि यण संधि को पहचानने के लिए कोई और आइडिया हो सकता क्या, तो यण संधि है इसका पता लगाने के लिए मेरे पास में दो सटीक आइडिया है। हमें करना क्या है कि जो शब्द दिया जाए उस शब्द के अंदर य, व अथवा र वर्ण ढूंढना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक वर्ण है तो यण संधि होने की संभावना बनती है। अगर मैं बात करूं इन तीनों में से कोई एक हो, और इन तीनों में से जो हो वो विद्यार्थियों स्वर सहित होना चाहिए। ये तो एक बात हुई। दूसरी जानकारी ये बनी कि यदि ऐसा वर्ण आ जाए तो इनके पूर्व यानी किनके पूर्व, इन य व र के पूर्व, इनके पूर्व व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो। देखिएगा, ये तो स्वर सहित हो, लेकिन इनके पहले आने वाला व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो। विद्यार्थियों, यदि ये दोनों बातें लगती है तो मैं आपको बता दूं प्रायः यण संधि होती है, प्रायः 99। कुछ शब्दों में वहां प्रक्रिया तो ये दिखाई देती है पर यण संधि नहीं होती है। विद्यार्थियों, वहां दीर्घ स्वर संधि देखने को मिल जाती है। इस बात के लिए हमें सावधान रहना
चाहिए। अब हम इस बात को देखते हैं तो विद्यार्थियों देखिएगा, ये र जो कि स्वर सहित है और र से पहले त स्वर रहित है, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब यदि इसका संधि विच्छेद किया जाए तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। देखिए विद्यार्थियों, जहां हमें संधि विच्छेद करना है वहां यण संधि का सेकंड शब्द स्वर से आरंभ होता है और इस संयुक्ताक्षर में स्वर है ई, तो हमें ई से अलग किया तो हो गया है इच्छा। छोटी छोटी इच्छाएं होती है इसीलिए मात्रा लघु है, इस बात का भी ध्यान दिया जाए। दूसरी जानकारी अगर हम लोग देखें तो यहां जो वर्ण थे वो हमारे पास में मा, त और र। देखिएगा जब इन संयुक्ताक्षर में से ई स्वर को हमने यहां ले लिया तो त और र दोनों व्यंजन स्वर रहित हो गए। अब हमें यह देखना चाहिए कि जब हम यण संधि की प्रक्रिया ही फॉलो कर रहे हैं तो हमें यह भी पता चलना चाहिए, यह भी मालूम होना चाहिए कि यहां र बना किस स्वर से है, और र बनता है विद्यार्थियों री स्वर से। जैसे ही री स्वर से बनेगा तो मेरा शब्द जो पुनः आएगा मातृधन इच्छा, यानी कि जैसे ही आप इस बात का पता लगाते हैं और स्वर को अलग करते हैं वहीं पर आपका 50% काम कंप्लीट हो जाता है। चलिए दो नए एग्जाम्पल आप लोगों के सामने और रखता हूं ताकि ये प्रक्रिया आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए। देखिए विद्यार्थियों, मैंने एक नया एग्जाम्पल लिया ऐसे अध्येता। अब मुझे यह देखना है कि इसमें यण संधि है या नहीं, तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि यण संधि की पहचान में य व र व्यंजन को देखा जाए तो ये य हो गया। इन तीनों में से जो भी व्यंजन वर्ण आए उसका पूर्व व्यंजन वर्ण स्वर रहित होना चाहिए, तो आपका ध व्यंजन स्वर रहित है, यानी कि यहां यण संधि हो सकती है। हमारे पास में जैसे ही ये कंडीशन बनती है हमें रेखांकित करना चाहिए, अधोरेखा बनानी चाहिए, और विद्यार्थियों यहां जो य व र में जो स्वर है उसे अलग कर देना चाहिए। जिस स्वर की मात्रा सिरोरेखा पर इस रूप में एक बनती है विद्यार्थियों वो संयुक्ताक्षर का पहला स्वर होता है ए। अगर आप लोग देखें तो हमारा आंसर आया ए था। अब देखिएगा हम लोग अगर इधर देखना चाहें तो हमारे पास में शेष बच गया है अ, ध और ये य भी हो गया है स्वर रहित। चूंकि हम यण संधि पढ़ रहे हैं इसका मतलब यण संधि में य व र बनता है, यानी ई उ और री स्वर से बनता है। तो यदि मैं इस य व्यंजन को पुनः स्वर में लाऊं तो मेरे सामने एक छोटी सी समस्या आएगी कि वो जो ई स्वर आएगा वो कौन सा होगा। वो लघु भी हो सकता है और गुरु भी हो सकता है। फिर से ध्यान दिला दूं, जो पिछली क्लास हुई उसमें यह बात क्लियर कर दी गई थी कि यदि उपसर्ग है तो उसका अंतिम स्वर लघु होगा, और यदि वह स्त्रीलिंग शब्द है तो प्राय उसका अंतिम वर्ण ई आने पर दीर्घ होता है, जो कि हमारी यहां सहायता हो रही है। इस दृष्टि से आपका आंसर बना है अधि उपसर्ग धन एता, जिसका मीनिंग बना है अध्येता। चलिए सर, अध्येता वो होता है जो अध्ययन करने वाला होता है, जैसे मैं और आप सभी लोग हम अध्येता के रूप में माने जाएंगे। एक नया एग्जाम्पल आपके विद्यार्थियों, फिर नई जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। यण संधि बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, इसलिए मैंने आपके सामने यण संधि के संधि करने के प्रयोग और विच्छेद के प्रयोग अधिक रखने का प्रयास किया गया है। देखें, अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए हमारे पास में ऐसा एक शब्द आ जाए अन्वीक्षा, और हमें कहें कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो विद्यार्थियों इस शब्द के अंदर आ रहा है व, जो कि है स्वर सहित, और व से पूर्व व्यंजन न स्वर रहित। यण संधि की बात यहां पर लागू होती है। यदि इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो जो व व्यंजन में स्वर है वो दीर्घ ई है। विद्यार्थियों 50% काम आपका यहीं से हो जाता है। कई बार हमें मिल जाता है 4 ऑप्शन में, लेकिन अगली जानकारी यदि हम लोग देखें तो अ न स्वर रहित और वह भी हमारा स्वर रहित। यण संधि की प्रक्रिया हम लेकर के चले हैं तो हमें अच्छे से मालूम है कि वह बनता है ऊ से, और जब ऊ से न के साथ में प्रयोग किया जाएगा तो उपसर्ग बनेगा अनु। चूंकि उपसर्ग है तो उस पर भी ऊ की मात्रा आने वाली लघु के रूप में रहेगी, जो कि हमने देखा था पिछली क्लास में कि सु और अनु दो ऐसे उपसर्ग है जिसके अंत में आने वाली ऊ की मात्रा लघु होती है। तो हमारा आंसर बन गया है अनु धन इक्षा। मैं इस बात की आशा करता हूं, आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को स्वर संधि के जो ये 3 प्रयोग हमने अभी तक सीखे हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं चौथा प्रयोग आपके सामने रखता हूं और फिर एक छोटा सा टेस्ट आपके सामने रखूंगा। जी बने रहें आप मेरे साथ, कंटिन्यू। विद्यार्थियों चौथा प्रयोग जब हमारे सामने आता है अयादि संधि, देखिए ये इस तरीके से है, आदि आदि अय आदि।
एक ऐसी संधि जिसके प्रयोग में अय आदि आदि और कोई शब्दांश ध्वनि बनती हो, इसको देखिए। इस संधि का नियम इस तरीके से बनेगा, यदि ए ओ ऐ या फिर औ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला का क्रम ये नहीं होता है। वर्णमाला में ए ऐ ओ औ होता है, जबकि हमने यहां पर लिखा है ए ओ ऐ। दोनों जो चार संयुक्ताक्षर हैं, चारों ही है से एक मात्रिक, जो लेखन की दृष्टि से एक मात्रिक है, उच्चारण में दो मात्रिक है, उनको लेखन के एक मात्रिक वाले पहले लिए गए हैं, और जो वृद्धि स्वर है दोनों उनको बाद में लिए गए। यदि हम कहें कि इन चारों में से कोई एक भी वर्ण स्वर शब्द के अंत में आता है, तो यदि ए ओ ऐ औ के पश्चात कोई भी स्वर आए, विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यण संधि में क्या था कि ई उ री के पश्चात आने वाला स्वर समान नहीं था, वहां पर असवर्ण था। लेकिन यहां समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, यानी इनके जैसा भी हो सकता है, क्योंकि यण संधि में समान होने पर दीर्घ स्वर संधि बन जाती है। पर आप जानते हैं कि इन चारों ही संयुक्ताक्षर में दीर्घ स्वर संधि प्रक्रिया होती ही नहीं है, उसे हमें अयादि में ही लेना चाहिए। कोई भी स्वर आ जाए, कोई स्वर आए, तो इनके स्थान पर क्रमशः, इनके स्थान पर, इन चारों के स्थान पर क्रमशः इस तरीके से परिवर्तन आएगा। अय, देखिएगा ए के लिए अय, फिर है औ, इसी तरीके से ये औ, इसी तरीके से आय, और फिर अंतिम चौथा आव हो जाता है। ये तो बना विद्यार्थियों नियम, जो समझने के लिए तब हमें पता चलता है कि ये प्रथम शब्द के अंत में होने चाहिए, और आगे वाला जो शब्द है उसका आरंभ किसी भी स्वर से होता है, तो दोनों स्वर मिल करके इन चार प्रकार के शब्दांश में ध्वनियां बदलती है। अब हम इसे एक नए सूत्र में लाते हैं। देखिएगा, अगर हम इसे एक सूत्र में लाएं विद्यार्थियों, तो एक छोटा सा सूत्र हमें याद रखना चाहिए। संस्कृत के पूरे सूत्र का मैंने प्रयोग नहीं किया है, मैंने इसे थोड़ा सा इजी कर दिया है। देखिएगा, और ऐसे लिख दिया है अ य वा या व, और अंतिम को हलंत कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, यदि अगर ऐसा लिखते हैं तो हमसे कभी गलती नहीं होती। अब हमें क्या करना है कि वर्ण विच्छेद करना है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सिखा चुका हूं। जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन के चार जोड़े बनेंगे, जैसे कि अय। अब चूंकि इस य में अस्वर है, मैं अगर अ को अलग ले लेता हूं तो यह हलंत हो जाएगा, ये एक जोड़ा बना। इसी तरीके से अ के बाद में व्यंजन व है, हलंत लगा दिया तो स्वर आ अलग हो जाएगा, तो तीसरा प्रयोग आ गया आय, और चौथा प्रयोग आ गया है आव। विद्यार्थियों, ये चार बातें हमारे सामने आती है। ये चार बातें जब आती है तो हमारे पास में स्वर भी हैं चार। ध्यान दीजिएगा, अय, अ और य, कंठ तालु, ये कंठ तालु एक मात्रिक। इसी तरीके से आय, दो मात्राएं दीर्घ है, इसी तरीके से ये कंठ तालु में आई, और शेष बच गया ओ और औ। अब विद्यार्थियों, अगर मैं ये कहूं कि किसी शब्द के अंत में इन चारों में से कोई भी, और अगले शब्द की शुरुआत यदि स्वर से होती है, यदि कोई स्वर वर्ण आए, तो कितना सिंपल सूत्र हमारे सामने बनाए विद्यार्थियों कि ये ए आने पर अय बनेगा, और संधि विच्छेद करनी होती है तो संधि विच्छेद की प्रक्रिया में भी आपको स्पष्ट कर दूं मैं कि उस समय भी हमें ये जो प्रयोग है इस रूप में, अदला बदली के रूप में करना चाहिए। दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। हमारे पास में पहला प्रयोग, जैसे मान लीजिए कि हमें दे दिया गया है नई धन अक। देखिए विद्यार्थियों, अब यदि अगर हम लोग देखें तो इस नई का अंतिम वर्ण स्वर है ऐ, जो कि ये 3 नंबर में लिखा हुआ है। यदि इस स्वर वर्ण को अगले स्वर के साथ उच्चारण किया जाए तो ध्वनि परिवर्तन से जो संधि बनेगी वो इस तरीके से आंस्वर आएगा न हलंत, और आंस्वर आएगा आय हलंत, और फिर अगला शब्द लिखा आपने अक। अगर इन तीनों ही शब्दांशों को आपस में जोड़ दिया जाए और एक कर दिया जाए विद्यार्थियों, संयोग किया जाए, तो आपका आंस्वर आता है नायक। ये तो हुई इसकी संधि की प्रक्रिया पूरी। एक नया एग्जाम्पल और, अगर मान लीजिए मुझे ऐसे दिया जाए पौधन अक, देखेंगे
तो प व्यंजन के साथ में औ स्वर, दो मात्राएं, वृद्धि रूप 4 नंबर में, 4 नंबर औ बनता है आओ में, तो प व्यंजन हलंत लगाएंगे। इस बात को नहीं भूलें, जैसे कि मैंने जैसे ऐश्वर के स्थान पर आय लिखा है तो न को हलंत किया है, क्योंकि वो स्वर तो चेंज हो गया है, तो व्यंजन अकेला रहा तो हमें हलंत लिखना चाहिए ताकि कभी गलती नहीं हो। अब जब मैंने प को हलंत किया है और अगला वर्ण जो हमारा औ स्वर है वो ध्वनि परिवर्तन से जब हमारा आन स्वर आएगा आव, आव आने पर मैंने हलंत का प्रयोग किया और फिर साथ में लिखा है अक, इन तीनों को जोड़ करके एक करो मेरे विद्यार्थियों, तो आपका आन स्वर आएगा पावक। आप सब जानते हैं पावक अग्नि को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जानकारी यह बनती है कि हमें यदि अयादि संधि का एग्जाम्पल दिया जाए तो पता कैसे चलेगा और उसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। दोनों बातें, सबसे बड़ी जानकारी तो होती है शब्द में पहले पहचान करो, क्या पहचान करो कि संधि कौन सी है, और फिर जब पता चल जाए कि ये संधि यहाँ पर ये हुई है, अमुक संधि हुई है, तो फिर उसका विच्छेद कैसे किया जाए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दो बातें हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, पहली जानकारी, प्रायः यह जानकारी लागू होती है एक, शब्द में य अथवा व स्वर सहित। आप कहेंगे सर ऐसा तो यण में भी था, हाँ बिल्कुल था, पर यण में 3 बातें थी, य व और र, 3 प्रयोग थे। अगर हम यहां बात करें तो यहां य और व दोनों में से कोई एक वर्ण होगा। और बड़ी जानकारी यह कि इनके जो पहले स्वर आएगा, यानी जो इनके पूर्व व्यंजन वर्ण आएगा, जो इनके पूर्व व्यंजन वर्ण विद्यार्थियों स्वर सहित, जबकि यण में कैसा था स्वर रहित, और यहां है स्वर सहित। देखिएगा हम एक नया शब्द लाते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में शब्द है नायिका। अगर इस नायिका शब्द को देखें तो इस शब्द में य स्वर, य व्यंजन वर्ण स्वर सहित है और य के पूर्व व्यंजन न स्वर सहित है, यानी कि यहां पर अयादि संधि की प्रक्रिया बनती है। देखिए जरा एक नया एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने लिख दूं न्यून, यह स्वर है पर यह से पहले व्यंजन स्वर रहित है, यानी कि वहां हमें यण संधि की कल्पना करनी चाहिए, और यहां पर यह से पहले न स्वर सहित है, इसलिए हमें यहां अयादि संधि की कल्पना करनी चाहिए। तो ये तो एग्जाम्पल बना हमारा यण संधि का, ठीक है ना, और ये बना हमारे अयादि संधि का। चलिए आगे बढ़, अब हम विच्छेद करने की कोशिश करते हैं। विच्छेद करते हैं तो जो ये दोनों व्यंजन स्वर सहित होते हैं इनको रेखांकित करें, और जो व्यंजन य व से पहले स्वर सहित है उसको स्वर रहित करते हैं, हलंत लगा दें, और वहां जो स्वर है उसको लिख दीजिएगा, जैसे न में आ स्वर है, और फिर अगला व्यंजन य साथ में लिखकर हलंत लगाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि ये उन 4 में से एक स्कीम आपके सामने आ गई जिसका प्रयोग आया है आय। अब जैसे ही आय आएगा तो मैं इसको बहुत सटीक तरीके से याद करवाता हूं। वैसे अगर हम लोग कहें अयवा या देखें तो आय 3 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, हाँ, तो अई में 2 मात्राएं वृद्धि रूप बन गया और ये कंठ और तालु हो गया, तो कंठ तालु वृद्धि रूप में अई बन गया। आपका आंसर बन जाएगा मेरे विद्यार्थियों नई, और ये जोड़ का निशान। अगर हम लोग इससे जस्ट आगे बढ़े तो हमें जोड़ का निशान यही लगा देना चाहिए। यह के साथ में स्वर है ई, आपका आंसर बना है इका, आंसर कंप्लीट आ जाएगा नई धन इका। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए यण संधि का यह प्रयोग भी आपके लिए कंप्लीट कर देते हैं। अब अगर हम कहें कि यह पहले से स्वर रहित है तो इसे तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जब यह स्वर सहित है तो उसे अलग कर लेते हैं, स्वर को जोड़ का निशान और लिख दिया ओन। विद्यार्थियों आगे बढ़ता हूं। अब अगर देखा जाए तो यह न व्यंजन और यह व्यंजन दोनों स्वर रहित हो गए हैं। यह बनता है ई से, और ई का प्रयोग लघु गुरु का पता हम इस बात से लगाते हैं कि बनने वाला शब्द उपसर्ग है या कोई स्त्रीलिंग शब्द है या कोई और कोई तीसरा शब्द है, तो हमें सहायता मिलती है नी उपसर्ग के रूप में। आंसर आता है नी धन उन। आप लोगों को यण संधि की फिर से पुनरावृत्ति करवाई गई है। विद्यार्थियों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें से आज हमने बड़े स्तर पर 4 भेदों का अध्ययन किया है। मैं आपके सामने इन 5 स्वर संधि का एक छोटा सा टेस्ट रखता हूं। देखिएगा विद्यार्थियों, अब हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हमें संधि करनी है और संधि के साथ हमने संधि का नाम भी लिखना है। ये 2 प्रयोग करने। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, अगर कोई कहे कि संधि किसकी होती है तो हम कहेंगे संधि ध्वनियों की
होती है। कितनी ध्वनियों की होती है? तो हम कहेंगे 2 ध्वनियों की होती है। कहाँ होनी चाहिए? कि दोनों परस्पर होनी चाहिए, यानी कि दोनों का उच्चारण एक साथ होना चाहिए और फिर वहां पर कहीं परिवर्तन होना चाहिए। अगर बात करें स्वर संधि की, तो वहां पर दोनों ही वर्ण स्वर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यह कहता हूं कि अ के बाद आ स्वर का उच्चारण दिया जाए, तो कौन सी संधि होगी? आप बहुत कम समय में देखते ही बता देंगे कि सर यहां तो आपका आन स्वर आएगा आ, जिसे आप कहेंगे कि यह तो हुआ दीर्घ स्वर संधि प्रयोग। विद्यार्थियों, यह बहुत सिंपल था। देखें, मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैं आपके सामने इस तरीके से 4-5 एग्जाम्पल बनाता हूं, जैसे अ के बाद में ई को जोड़ के बताइए, इसी तरीके से दीर्घ ई के बाद में अ जोड़ के बताइए, या यह कह दिया जाए कि आ के बाद में आपको ए जोड़ के बताना है, या यह कह दिया जाए कि ए के पश्चात आपको अ जोड़ना है, या यों कह दिया जाए कि री के पश्चात में अ जोड़ना है, या यों कह दिया जाए कि आ के साथ में री स्वर जोड़ के बताइए, या कह दिया जाए अ के साथ में ऊ स्वर जोड़िए, या यह कह दिया जाए कि दीर्घ ऊ के पश्चात में आ जोड़िए। वेरी गुड। बहुत क्या कहते हैं, आनंददायक स्थिति में हम लोग पहुंचे हैं इस प्रयोग को देखें तो। आपके दिमाग में शब्द घूमते हैं, मेरे दिमाग में केवल वर्ण घूमते हैं, क्योंकि संधि शब्दों की नहीं होती विद्यार्थियों, वर्णों की होती है। अब यदि ये वर्ण किसी भी शब्द में आए तो प्रयोग आंसर तो एक जैसा ही आएगा। हम संधि करने की कोशिश करते हैं। यदि अ या आ के बाद में समान स्वर आए, अ या आ, तो दीर्घ होता है। लेकिन अगर अ या आ के बाद में ई उ री आए तो गुण, और ए ऐ ओ औ आए तो वृद्धि। अगर देखा जाए तो संधि हुई गुण। सबसे पहले हमें संधि पहचाननी चाहिए कि कौन सी है और कौन से नहीं है। अ और ई से बनेगा विद्यार्थियों ए, ये 1 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। अब अगर हम लोग इधर आए ई स्वर के पश्चात सजातीय समान ह्रस्व दीर्घ आने पर संधि दीर्घ, लेकिन अगर ई के पश्चात ई न आए तो हमेशा हमेशा संधि यण। देखें, इस दृष्टि से ई से बन गया आपके य, और य के साथ में जुड़ गया अ, कंप्लीटली आपका आंसर आ गया य स्वर सहित, संधि का नाम हो गया है यण। ये एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ। दूसरी जानकारी विद्यार्थियों, अगर हम लोग यहां आकर के देखें तो देखिएगा आ के बाद में ए अथवा ऐ आए तो संधि हो जाती है वृद्धि, और वृद्धि संधि से आपका आंसर बन जाता है ऐ। इसी तरीके से ऐ स्वर, ध्यान दीजिएगा, ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी समान असमान स्वर आए तो अभी हमने अंत में स्वर संधि पढ़ी है अयादि। इस दृष्टि से यह तो बन जाएगा आपका अय हलंत, और अ स्वर को मिला दिया जाए तो अ य पूरा हो जाएगा, संधि का नाम आएगा अयादि। विद्यार्थियों देखिएगा, अगर हम लोग यहां बात करें, री स्वर के पश्चात री स्वर आने पर दीर्घ स्वर संधि, और री के पश्चात री स्वर न आने पर सदैव यण संधि, और यण संधि का तीसरा प्रयोग बनाता है र के साथ अ मिलने से आपका आंसर हो गया र कंप्लीट, और हमने यहां नाम लिख दिया संधि का यण। देखेंगे 3 एग्जाम्पल शेष बचते हैं। यदि अ या आ के पश्चात अ अथवा आ आए तो दीर्घ स्वर संधि, ई उ और री आए तो गुण संधि, जिसमें अगर हम लोग यहां ध्यान दें तो हमारा आंसर बन जाएगा अर, संधि का नाम हो गया है गुण, और गुण का तीसरा प्रयोग। इसी तरीके से अ या आ के पश्चात ऊ स्वर आने पर बनता है ओ, ये हो गया आपके गुण संधि का दूसरा प्रयोग। और दीर्घ ऊ के पश्चात आ जाए आ स्वर, आप सब जानते हैं कि ऊ के पश्चात में आ आने पर या कोई भी असमान भिन्न स्वर आने पर यण संधि, यण संधि से बन गया व, और व के साथ आ से बन गया आपका वा, संधि का नाम हो गया है यण। विद्यार्थियों, आज हमने जो संधि का प्रयोग सीखा है, इस बात को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम नए प्रयोग के साथ में व्यंजन संधि के साथ आपके सामने उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, आपने 1 घंटे तक मुझे लगातार सुना।